नमस्कार, मैं माया। आप सुन रहे हैं नींद से जुड़ी हुई कहानियाँ। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सुनेंगे कहानी हंसने वाली मछली। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं राजा, रानी, वजीर, सुलेमान और गुलनार। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, चैनल को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग दें। सहयोग के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है, कश्मीर की खूबसूरत घाटी में एक राजा राज करता था। राजा का महल झेलम नदी के किनारे था। एक दिन राजा की रानी महल के झरोखे से बाहर देख रही थी। उसने एक मछली बेचने वाले को देखा जो मछलियों से भरी टोकरी लेकर शहर में बेचने जा रहा था। रानी ने मछली वाले को ऊपर बुलाया। मछली वाले ने अपनी टोकरी नीचे रखी। टोकरी में ऊपर ही एक बहुत बड़ी मछली थी। वह मछली नर है या मादा? अगर मादा होगी तो मैं ले लूंगी, रानी ने कहा। रानी का इतना कहना था कि मछली जोर से हंसी और टोकरी से नीचे चली गई। रानी और मछली वाला दोनों मछली के हंसने से डर गए। मछली वाले ने जल्दी से टोकरी उठाई और वहां से चला गया। रानी सोच में पड़ गई। मछली को हंसते हुए तो मैंने कभी नहीं देखा न सुना। जरूर ये कोई विशेष मछली होगी। जब तक मछली के हंसने का रहस्य पता नहीं लगा लूंगी, चैन से बैठूंगी नहीं। जब राजा शाम को महल में आए तो रानी ने मछली की हंसी के विषय में उन्हें बताया। मछली आपकी बात सुनकर हंसने लगी। यह तो बड़े अचरज की बात है, राजा बोले। मैं कुछ नहीं जानती। आपको मछली क्यों हंसी, इस बात का पता लगाना होगा, रानी ने जिद पकड़ ली। दूसरे दिन राजा का दरबार लगा था। राजा ने सारी बात बताई और बोले, क्या कोई बता सकता है कि मछली क्यों हंसी? जब कोई कुछ नहीं बोला तो राजा ने अपने वजीर से कहा कि 6 माह के अंदर वो मछली के हंसने का कारण पता लगा कर बताए, वरना उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। वजीर उसी दिन से मछली के हंसने का कारण पता करने में लग गए। बड़े से बड़े ज्ञानी, पंडितों से, जादूगरों से, साधु सन्यासियों से, सबसे पूछा, कोई कुछ नहीं बता सका। दूर दूर तक की यात्राएं की पर कुछ पता नहीं चला। समय निकलता जा रहा था। 5 महीने निकल गए और वजीर कुछ पता नहीं लगा सके। उन्हें अपनी मृत्यु सामने दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपने बेटे सुलेमान को बुलाया और कहा, बेटे, मुझे तो 1 महीने के बाद राजा मरवा देंगे। कहीं राजा का क्रोध तुम पर भी ना उतरे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। सुलेमान
अपने पिता से बहुत प्यार करता था। वह बोला, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। वजीर ने उसकी एक नहीं सुनी और समझा बुझाकर सफर पर भेज दिया। सुलेमान दुखी मन से बिना सोचे समझे जो रास्ता मिला उसी पर चल दिया। चलते चलते रास्ते में सुलेमान को एक किसान मिला। किसान शहर से सामान आदि खरीदकर अपने गांव जा रहा था। सुलेमान ने सोचा, एक से दो भले। वह भी किसान के साथ साथ चलने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद सुलेमान बोला, देखिए, चलते चलते हम दोनों थक गए हैं। ऐसा करते हैं, आधे रास्ते आप मुझे लेकर चलिए और आधे रास्ते मैं आपको लेकर चलूँगा। इस तरह से रास्ता आसानी से कट जाएगा। किसान उसकी बात सुनकर अचकचा सा रह गया। आधे रास्ते यह मुझे लेकर चलेगा और आधे रास्ते मैं? कैसी बेवकूफी की बातें हैं, किसान ने सोचा और चुपचाप आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर में वे एक पहाड़ी के ऊपर थे। नीचे झेलम नदी की पतली धारा दिखाई दे रही थी और ऊपर देवदार के पेड़ों का जंगल। देखने वाला नजारा था। दोनों एक पत्थर पर बैठकर सुस्ताने लगे। सुलेमान ने जेब से एक चाकू निकाला और उसे किसान को देकर बोला, आप यह चाकू लीजिए और जंगल से 2 घोड़े ले आइए। और हाँ, चाकू संभाल कर रखिएगा, बहुत कीमती है। चाकू लेकर मैं जंगल से घोड़े पकड़ लाऊं? यहाँ वो भी इस पहाड़ी पर घोड़े? या तो यह खुद पागल है या मुझे पागल समझ रहा है। किसान बड़बड़ाया। थोड़ी देर में फिर से दोनों चलने लगे। कुछ देर बाद दोनों एक खेत में पहुंचे। खेत में पकी हुई फसल कटने के लिए तैयार खड़ी थी। किसान, कितनी अच्छी फसल है। हाँ, वह तो है, पर पता नहीं फसल खा ली गई है या बची है। सुलेमान ने जवाब दिया, खा ली गई है? क्या मतलब है तुम्हारा? देख रहे हो, फसल अभी कटी नहीं है और तुम कह रहे हो खा ली गई है। किसान गुस्से से बोला, मैंने तो यूं ही कह दिया। सुलेमान बोला और वे फिर अपने सफर पर चल दिए। अब वे एक फूलों से भरी घाटी में पहुंचे। घाटी में एक और एक छोटी सी नदी बह रही थी। नदी के पार पहाड़ी थी जिस पर एक गांव दिखाई दे रहा था। किसान ने अपने जूते उतारे, पाजामा ऊपर किया और नदी पार करने लगा। नदी अधिक गहरी नहीं थी, पर धार बहुत तेज थी और तलहटी में ढेर सारे छोटे बड़े पत्थर थे। नदी पार करके किसान मुड़ा तो उसने देखा सुलेमान जूते पहने हुए ही नदी पार कर रहा था। किसान ने सोचा, सचमुच में यह पागल ही है। नदी पार करके दोनों पहाड़ी पर चढ़ने लगे। गांव के पास पहुंचकर किसान बोला,
मेरा घर आ गया है, तुम मेरे घर चलो, कुछ खा पीकर और आराम करके आगे का सफ़र पार करना। मुझे बड़ी खुशी होगी आपके घर चलकर, लेकिन क्या आपके घर की छत इतनी मजबूत है कि आप मुझे अपने घर ले जा सके? सुलेमान ने जवाब दिया। अब किसान का गुस्सा काबू से बाहर हो चुका था। उसने गुस्से में कहा, मैंने तो शराफत के नाते अपने घर आने की दावत दी थी, नहीं आना तो मत आओ, पर मेरा अपमान तो मत करो। इतना कहकर किसान अपने घर की तरफ चल दिया। किसान की एक बेटी थी जिसका नाम था गुलनार, बहुत समझदार और चतुर। जब उसने अपने पिता का गुस्से से तमतमाया हुआ चेहरा देखा तो बोली, अब्बू क्या बात है, किस पर इतना नाराज हो रहे हो? अरे एक लड़का है, रास्ते में मेरे साथ हो लिया, रास्ते भर तो उटपटांग बातें करता ही रहा। अब जब मैंने शराफत के नाते घर आने की दावत दी तो कहता है, क्या मेरे घर की छत मजबूत है? जैसे वह आएगा तो उसके ऊपर छत गिर ही पड़ेगी और वो मर ही जाएगा। किसान बोला। अपने पिता की बात सुनकर गुलनार हंसने लगी। अरे अब्बू, छत कमजोर होने से उसका मतलब रहा होगा कि आपकी हैसियत ऐसी है कि आप उसकी खातिरदारी कर सकें। जरूर वह किसी अमीर घराने का होगा। किसान ने सोचा तो उसे गुलनार की बात ठीक ही लगी। अच्छा बेटी, तो जरा उसकी उन बातों का मतलब बताओ जो रास्ते भर करता आया है। और किसान ने रास्ते का सारा हाल उसे बता दिया। गुलनार थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, अब्बू वह लड़का बहुत समझदार और बुद्धिमान है, उसकी हर बात में एक मतलब छिपा है। जब उसने कहा कि आधे रास्ते आप मुझे ले चलें और आधे रास्ते वह, तो उसका मतलब था कि आधे रास्ते आप उसे कोई कहानी सुनाइए और आधे रास्ते वह सुनाएगा। इस तरह रास्ता आराम से कट जाएगा और किसी को थकान भी महसूस नहीं होगी। और घोड़े वाली बात? किसान बोला। घोड़े से उसका मतलब असली घोड़ों से नहीं था, उसका मतलब था कि जंगल से लकड़ी की 2 मजबूत टहनियाँ काट कर ले आइए जो छड़ी का काम कर देंगी। चलते चलते थक जाने पर छड़ी का सहारा किसी घोड़े से कम नहीं होता। और चलो, तुम्हारी सारी बात मान ली, लेकिन इसका क्या मतलब फसल खा ली गई है जबकि उसकी आंखों के सामने सारी फसल पकी खड़ी है? गुलनार ने जवाब दिया, फसल खा ली गई है से उसका मतलब था कि कहीं किसान ने साहूकार से कर्ज तो नहीं लिया। अगर लिया होगा, फसल सारी साहूकार उठा ले जाएगा, किसान को तो कुछ नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, पर जूते पहनकर नदी पार करना तो पागलपन ही है। किसान ने कहा, अब्बू मैं कई
बार सोचती हूँ, लोग जूते उतार कर नदी क्यों पार करते हैं? ऐसा करने से कोई नुकीला पत्थर उनके पैर में चुभ सकता है और वे गिर सकते हैं। जूते पहने रहने पर पैरों का बचाव हो जाता है। किसान एकदम से बोला, अरे ये लड़का तो सचमुच में बहुत अक्लमंद है, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। कहकर किसान घर से निकल गया। इधर गुलनार ने सोचा, क्यों न वह भी इस लड़के की परीक्षा ले। उसने एक थाली में 12 रोटियां रखी, एक कटोरा खीर का भरकर रखा और दूध से लबालब भरा हुआ एक जग रखा। थाली नौकर को देकर बोली, यह थाली सुलेमान को देना और कहना कि साल में 12 महीने होते हैं, पूरे चांद की रात है और सागर में पानी लबालब भरा है। नौकर लालची था। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ा खाना खा लूं भी तो लड़के को क्या पता लगेगा। उसने एक रोटी खीर के साथ खा ली, फिर जग से थोड़ा सा दूध भी पी लिया। फिर उसने जाकर थाली सुलेमान को दी और गुलनार का संदेश सुनाया। सुलेमान ने थाली रख ली और नौकर से कहा, आप अपनी मालकिन को शुक्रिया कहिएगा और कहिएगा कि साल में 11 महीने होते हैं, आधे चांद की रात है और सागर में लबालब पानी नहीं है। नौकर ने आकर गुलनार को सुलेमान का संदेश सुना दिया। गुलनार समझ गई कि नौकर ने थाली में से खाना खाया है। नौकर ने मान लिया कि उसने चोरी की है। यह बात तुम्हें कैसे मालूम पड़ी कि नौकर ने थाली में से खाना चुराया है? किसान ने अपनी बेटी से पूछा। गुलनार ने कहा, अब्बू, मैंने 12 रोटियां रखी थी, मतलब साल में 12 महीने कटोरा भरकर खीर था, यानी पूरे चंद्रमा की रात, और सागर में लबालब पानी मतलब जग दूध से भरा हुआ। सुलेमान ने कहलवाया, साल में 11 महीने हैं, मतलब 11 रोटियां हैं, आधे चांद की रात मतलब कटोरा आधा खाली है, और सागर में पानी कम है, मतलब जग में दूध कम है। किसान बोला, वाह, तुम दोनों का तो जवाब नहीं। शाम को सुलेमान आया। खाना खाने के बाद गुलनार ने सबको चाय पिलाई। चाय पीते पीते सुलेमान ने अपने पिताजी और मछली की हंसी के बारे में बताया और बोला, अगर जल्दी ही मछली की हंसी का रहस्य नहीं सुलझा तो मेरे अब्बू की जान चली जाएगी। क्या आप कुछ मदद कर सकती हैं? गुलनार चुप होकर थोड़ी देर सोचती रही। कुछ देर में उसके होठों पर मुस्कान आ गई। चलिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मछली के हंसने का रहस्य मैं राजा को ही बताऊंगी। वह बोली। सुलेमान गुलनार के साथ उसी वक्त अपने नगर की तरफ चल दिया। उसके पिता
चिंता के मारे खाट में लग गए थे। सुलेमान को देखकर बोले, तुम क्यों आ गए? मैंने तुम्हें आने से मना किया था। अब्बू, आपकी चिंता खत्म हुई। गुलनार मछली की हंसी का रहस्य समझ गई है। आप हमारे साथ फौरन राजा के पास चलिए। राजा ने पूछा, क्यों वजीर? मछली क्यों हंसी, इसका पता लगा लिया? वजीर ने कहा, हाँ महाराज, इसका उत्तर यह लड़की देगी। गुलनार ने बताया, महाराज, आपके महल में एक पुरुष जो कि स्त्री का रूप धारण करके रहता है। यह बात उस मछली को पता थी, इसीलिए वह मछली हंसी। हमारे महल में पुरुष? यह बिल्कुल असंभव है, राजा बोले। महाराज, अभी इसका फैसला हो जाएगा, गुलनार ने जवाब दिया। अब उसने एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाया, फिर महल की सारी दासियों को एक एक करके उस गड्ढे को कूदकर पार करने के लिए कहा, लेकिन कोई भी दासी उस गड्ढे को पार नहीं कर सकी, सिवाय एक दासी के, जो असल में एक पुरुष था। वह एक चोर था और राजा के महल में चोरी करने के इरादे से रह रहा था। राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया और गुलनार को बहुत सारी धन दौलत इनाम में दी और उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। थोड़े दिनों में ही बुद्धिमान सुलेमान और बुद्धिमान गुलनार का विवाह हो गया और सब ने कहा, बुद्धि से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।